एंड वेलकम टू स्ट्रेस नेत्रा। और जो हमारा ये है एवरग्रीन टॉपिक्स है यूपीएससी के, यानी कि ऐसे टॉपिक जो हमेशा पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हमारे लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 44 के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं पार्ट 4 के अंदर में, यानी कि यहाँ पे आपके डीपीएसपी आते हैं यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, उसके अंडर में इसको रखा गया है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है यानी कि समान नागरिक संहिता है वो क्या है, उसके इंट्रोडक्शन में के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि उसका जो आज तक उसमें इम्प्लीमेंटेशन के पीछे क्या क्या मेन कारण थे, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे कैसे इसका कंसेप्ट निकल के आया। देन हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लाने की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन जो आपके कोर्ट केसेज हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या क्या रिफॉर्म्स अब तक हमारी गवर्नमेंट के द्वारा में किए गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि जो गोवा का सिविल कोड है वो क्या है, क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, देन आपका सुप्रीम कोर्ट की बात हो या हाई कोर्ट की बात हो, वो गोवा सिविल कोड का एक एग्जांपल देते हैं एक प्रोग्रेसिव लॉ के रूप में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर चैलेंजेस क्या है हमारी कंट्री के अंदर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि हमारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, वो क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर, हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। और अगर मैं बात करता हूँ आपको टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर डेली आपको जो आपकी क्विज है वो आपको मिल जाती है, ऑब्जेक्टिव क्विज, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड आपको क्विज यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे डेली आपको देखने को मिलती है, आप उसको भी अटेम्प्ट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है यानी कि समान नागरिक संहिता है, उसको हमारे संविधान के अंदर में पार्ट 4, जो पार्ट 4 होता है वो क्या आता है, पार्ट 4 के अंदर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अंदर में इसको रखा गया है। और अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड आर्टिकल की बात करते हैं, देन ये आपका आर्टिकल 44 यानी कि आर्टिकल 44 के अंदर में इसको रखा गया है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड प्रोवाइड ए सिंगल बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन फॉर इंटायर नेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर, रिलीजियस और सोसाइटी इन देयर प्राइवेट लिव्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। यानी क्या है कि हमारे अभी कंट्री के अंदर में क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर में वेरियस जो कम्युनिटी है, वेरियस जो रिलीजन है, उनके कुछ पर्सनल लॉज हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंस हर एक लॉ के अंदर में देखने को मिल जाता है। तो इन सब डिफरेंसेज को कम करने के लिए पूरे इंटायर नेशन के लिए यानी कि वन कंट्री वन लॉ की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक ऐसा लॉ वो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, या कोई भी इंसान किसी भी सेक्सुअल का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी सोसाइटी का हो, तो उसको चाहे एडॉप्शन की बात आती है, चाहे इनहेरिटेंस की बात आती है, चाहे मैरिज की बात आती है, चाहे डिवोर्स की बात आती है, तो उस केस में समान रूप से हर एक कम्युनिटी के अंदर जो रहने वाले लोग हैं सबके ऊपर समान रूप से एक जो लॉ है वो लागू होगा, तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि हमारी जो लॉ है उसके अंदर में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आने की बात की जाती है। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसको फंडामेंटल राइट के अंदर में नहीं रखा गया है। देखिए इसको रखा गया है, मैंने आपको बताया कि इसको पार्ट 4 के अंदर में रखा गया है, इसको पार्ट 3 के अंदर में नहीं रखा गया है। पार्ट 3 के अंदर में नहीं रखने के क्यों नहीं रखा गया है, मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर में आता है आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। और जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके कोर्ट के अंदर में जस्टिफिएबल है, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इनका हनन होता है तो देन आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, और जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट या फिर आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनको डायरेक्ट कर सकती हैं कि इस इंसान के फंडामेंटल राइट्स हैं वोलेट हुए हैं, तो देन कोर्ट इसमें एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्ट 4 की यानी कि डीपीएसपी की बात करते हैं, जहाँ पे आपके जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको रखा गया है, इसके अंदर में क्या है कि ये कोर्ट के अंदर में इनको कोर्ट के अंदर में इनको
फाइल नहीं किया जा सकता, मतलब कोर्ट इनको लेकर कोई भी आदेश नहीं दे सकती कि इस जो डीपीएसपी है वो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने हैं या नहीं करने हैं, वो गवर्नमेंट का अपना कॉल है, यानी कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो इसलिए इसको पार्ट 4 के अंदर में रखा गया है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जो हमारे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारी संवैधानिक सभा थी, उसके अंदर में बताया था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो डिजायरेबल तो है, इसकी आवश्यकता तो है, लेकिन अभी के समय में इसको कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक वॉलंटरी रख रहे हैं कि जब जिस किसी स्टेट को रिक्वायरमेंट है वो समय समय पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये वॉलंटरी है, अभी ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय पर क्या हो रहा था कि एक तो इतनी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी ना, बहुत जगह जगह रिवोल्ट हो रहे थे, कम्युनल राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, तो हमारी जो पब्लिक है उसके बारे में वैसी अवेयरनेस नहीं थी। और जब हम पर्सनल लॉ के साथ में छेड़छाड़ करेंगे तो उससे डर था कि कहीं ना कहीं ये दंगे और जो आपका जो राइट्स हैं ये अधिक न भड़क जाएँ। तो इसलिए उन्होंने बोला बी आर अम्बेडकर साहब ने कि जो ये डिजायरेबल है, इनकी आवश्यकता है हमको, लेकिन अभी इनको छोड़ देते हैं, अभी ये वॉलंटरी है, अभी इनको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो आपका डीपीएसपी है या ये आपका कोर्ट के अंदर में कोर्ट इनको लेकर कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकती। देन ऐसा लिखा गया है आपका आर्टिकल 37 के अंडर में। आई थिंक आपको जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उनके बारे में एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बैकग्राउंड की बात करते हैं, इनकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी जब बात निकल के आई, देन इसका जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो 1835 के अंदर में स्टार्ट हुआ था। 1835 में इसको लेकर डिस्कशन स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि जो इंडिया के अंदर में वेरियस लॉ है, वेरियस पर्सनल लॉज है, हिंदू धर्म का अलग है, मुस्लिम धर्म का अलग है, कुछ आपके ट्राइबल्स हैं वो कुछ अपने अलग ही कस्टम्स फॉलो कर रही हैं, तो इनके अंदर में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आने की आवश्यकता है। इनको एक स्टैंडर्ड मैनर के अंदर में कंपाइल करने की आवश्यकता है, कोडिफिकेशन करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे के पूरी कंट्री के ऊपर वो एक आसानी से किया जा सके। यानी कि 1835 के अंदर में जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सबसे पहले ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि जो इंडिया के अंदर में वेरियस लॉ हैं उन सबको एक स्टैंडर्ड मैनर में हम कंपाइल करते हैं, जिससे कि हम जो इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर सके इस कंट्री को, इस कॉलोनी को। इसके बाद में आपका जब बात करते हैं 1840 के अंदर में एलेक्स लोसी की एक रिपोर्ट आई थी, उसने भी कहा था कि जो इंडिया के वेरियस लॉ हैं, चाहे उसमें क्रिमिनल लॉ की बात हो, चाहे उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे कोई सा भी लॉ है, तो उनके अंदर में कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी की रिक्वायरमेंट है। और इन्होंने कहा था कि इससे जो आपके हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ है उन सबको भी इसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता है। लेकिन हुआ क्या ना, 1859 के अंदर में जो क्वीन थी, ब्रिटिश क्वीन महारानी, उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर में जो रिलीजियस मैटर है उनके अंदर में आपको बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करना है। 1840 के अंदर में जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा था कि इनमें यूनिफॉर्मिटी की आवश्यकता है, लेकिन 1859 के अंदर में जो वहाँ की महारानी थी उसने मना कर दिया कि नहीं, जो इंडिया के रिलीजियस मैटर है, जो आपके धार्मिक मामले हैं, उनके अंदर में कोई भी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज़ादी से पहले ही जो हमारे यहाँ पे क्रिमिनल लॉ है तो उनको तो कोडिफाइड कर दिया गया। उनको ये है कि अगर कोई इंसान क्राइम करता है, मान के लिए किसी इंसान ने किसी को मर्डर कर दिया, तो चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय या किसी भी जनजाति को, वो सबके लिए सेम लॉ है। यानी क्रिमिनल लॉ जो है उनको अपने कोडिफाइड कर दिया, उनके अंदर में यूनिफॉर्मिटी लेके आ गए। लेकिन जो पर्सनल लॉ है या फिर हम बात करते हैं सिविल लॉ की बात करते हैं, वो अभी भी जो कम्युनिटी और जो रिलीजन स्पेसिफिक जो लॉ थे वो भी अभी तक चल रहे थे। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले ही हमने क्रिमिनल लॉ को कोडिफाइड कर दिया, लेकिन जो सिविल लॉ थे या फिर आपके जो पर्सनल लॉ थे उनके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इसके साथ में जब हम जो हमारा संविधान सभा का गठन हुआ और हम संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर, इन दोनों ने पुश किया कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इनको हमको लाने की आवश्यकता है। लेकिन इन्होंने वही किया कि इनको फंडामेंटल राइट के अंदर में अगर हम रख देते हैं, यानी कि पार्ट 3 के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को रख देते हैं, देन ये कोर्ट के अंदर में इसको लेके कोई भी बंदा जा सकता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको इम्प्लीमेंट करो। तो इन्होंने क्या किया कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में रखा, जिनको लेकर बंदा कोर्ट के अंदर में कोई भी
नहीं जा सकता है कि ये इम्प्लीमेंट करना आवश्यकता है, नहीं है। और इसको DPSP के अंदर में रखने के पीछे जो मेन रीज़न था वो ये था कि कुछ, एक तो हमारे यहाँ की जो पब्लिक है उसके अंदर में अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी थी, और जो आपके कुछ रिलीजियस मेंटलिस्ट थे उनसे भी अपोजिशन देखने को मिला था कि वो अपने जो धार्मिक मामले हैं उनके अंदर में सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो उस समय पे, क्योंकि नया नया हमारा कंट्री हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था, तो उस समय पे कुछ वैसी दिक्कत चल रही थी, तो अधिक दिक्कत ना हो जाए, दंगे वगैरह ना भड़क जाए, तो उन सब चीज़ों से एक कंट्री के अंदर में यूनाइटेड रहे। तो इसलिए उस समय के अंदर में जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड था उसको DPSP के अंदर में डाल दिया। और जो अभी तक 2023 यानी कि 2023 के अंदर में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आपका DPSP के अंदर में ही आपका है, यानी कि अभी भी इनको कोर्ट के अंदर में जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात करते हैं जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी नीड क्या है। सबसे पहले जो हमारी कंट्री है, जैसे इंडिया का एक के बारे में हम बात करते हैं, इंडिया के बारे में बोलते हैं हम अनेकता में एकता, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर में बहुत सारे रिलीजन हैं जो प्रैक्टिस किए जाते हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं हमारे कंट्री के अंदर में रहती हैं, उनके अलग अलग लॉ हैं। लेकिन जब इंडिया को यूनाइट करने की आवश्यकता की बात आती है, यूनिटी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं जो रिलीजन हैं और जो आपके जो ट्राइबल्स लोग हैं या कल्चर्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं भिन्नता हमको देखने को मिलते हैं, उनके बीच में एक डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर हमको एक कंट्री को पूरा यूनाइट करके लेके चलना है, देन हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड की वहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है, कुछ रिलीजियस लॉ की वजह से, रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से कई बार कोई कम्युनिटी है तो उनके बीच में भी डिफरेंस आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हर एक कम्युनिटी के अंदर में सेम लॉ हो, तो उसके लिए हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। ये क्या करेगा, इट ब्रिंग आउट ऑल इंडियंस फ्रॉम वेरियस कास्ट, फेस्ट, ट्राइब्स अंडर ए सिंगल कोड ऑफ बिहेवियर। ये है कि जितनी भी हमारे कंट्री के अंदर में कास्ट हैं, रिलीजन्स हैं, ट्राइब्स हैं, सबको एक सिंपल कोड ऑफ बिहेवियर के अंदर में ये लेके आ जाएगा। ये क्या है कि आपके जो डिफरेंस टाइप ऑफ पर्सनल लॉज हैं वो क्या करते हैं कि हमारा जो ये आप बोलते हैं इसको सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, यानी जो कम्युनलिज्म है उसको बढ़ावा देते हैं। और जो कहीं ये भी देखने को मिलता है, जो कुछ लॉ हैं, कुछ लॉ इनके अंदर में अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ लॉ ऐसे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वेरियस अलग अलग जो धर्मों के लोग हैं उनके बीच में इनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। और कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जो मेल हैं उनको अधिक राइट्स दे दिए गए हैं और फीमेल को उनके कंपेयर में इतने अधिक राइट नहीं दिए गए हैं। और कुछ ट्राइब्स हमारी ऐसी भी हैं जहाँ पे आपकी जो फीमेल्स हैं उनको अधिक राइट्स हैं मेल के कंपैरिजन के अंदर में। तो इनके अंदर में डिस्क्रिमिनेशन भी हमको देखने को मिलती है जो आपके पर्सनल लॉज हैं उनके अंदर में। देन अगर हम बात करते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो देन वो हमारी जो कंट्री की महिलाएं हैं वो इक्वल राइट प्रोवाइड करेगा और हमारी कोर्ट के सामने भी उनको एक फेयर ट्रीटमेंट दिखाई देगा। किस मामले में कि अगर वो कोई मैरिज है का मामला है, डिवोर्स का मामला है, चाइल्ड कस्टडी का मामला है, यानी इनहेरिटेंस के मामला है, यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी कोई प्रॉपर्टी है उसमें उनका अधिकार की बात आती है, उनको कोई चाइल्ड अडॉप्ट करना है, तो उस केस में अंदर में जो वुमेन्स हैं उनके पास में अधिक राइट होंगे। तो इस वजह से हमारे कंट्री के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। एक हमारी जो पर्सनल लॉ हैं उनके अंदर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनजस्टिफाइबल हैं, तो अगर पर्सनल लॉ के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, जिनको आप किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसी प्रैक्टिस हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये इरेडिकेट कर देगा, उनको भी ये समाप्त कर देगा। इसके साथ साथ में हमारी कंट्री के अंदर में जब भी आप इलेक्शन होते हैं तो आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलते हैं। जब हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो उसमें ऐसे देखा जाता है कि यहाँ पे किस कास्ट के और किस रीजन के कितने % वोटर हैं, तो इस हिसाब से डिसाइड करते हैं पॉलिटिकल पार्टी कि यहाँ पे आपको किस कास्ट या फिर किस रीजन के लोगों को टिकट देना है। तो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ साथ में जो हमारी कंट्री की एक ह्यूज पॉपुलेशन है, अभी हम मतलब वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट स्थान पैलेस पे आ गए,
1 CR के आसपास हमारी पॉपुलेशन अभी के आसपास में हो गया, हमने चाइना को पास कर दिया इस मामले में। तो इतनी जो ह्यूज पॉपुलेशन है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अगर बहुत सारे लोग होंगे देन जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनको भी दिक्कतों का सामना देखने को पड़ता है। अगर एक ही लो होगा देन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो भी ईजिली एडमिनिस्ट्रेट कर पाएगी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। और अगर हम बात करते हैं ये आपका जो कपल्स होते हैं जिनको इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस जो मैरिज वो करते हैं तो उनको उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी और फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला भी यहाँ पे आ जाएगा। वो अपनी पसंद से सारी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज के अंदर में उनको दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इसके अंदर में एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी अभी पास किया हुआ है, उसके अंदर में जाके भी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज अगर किसी भी कपल को करनी है वो कर सकता है। तो ये कुछ नीड थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेज हैं आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। इसका अगर आपको इतना पता है तो दो या तीन केस के बारे में आप बता देंगे देन वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है वो आपका आता है शाहबानो केस, देन आपका है आपका सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, देन आपका आता है जॉन वेला मेटन केस। अगर हम बात करते हैं शाहबानो केस की तो शाहबानो केस के अंदर में क्या हुआ था, एक ओल्ड वुमेन थी, इसकी एज कई जगह पे कोट की गई 73 ईयर्स और कई जगह पे कोट की गई 75 ईयर्स, यानी कि आप बोल सकते हैं 75 ईयर के आसपास इसकी एज थी। तो इसका जो हस्बैंड था उसने इसको ट्रिपल तलाक दे दिया। और ट्रिपल तलाक देने के बाद में क्या हुआ कि अगर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ थे उस टाइम के अंदर में तो उसमें क्या था कि आपका 90 डेज जो भाई डाटा मिला है 90 डेज के तक उसको एक मेंटेनेंस अलाउंस वो देंगे, उनका एक तरह से बोलते हैं गुजारा भत्ता वो उसका हस्बैंड को पे करता है। 90 दिन के बाद में उसकी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। तो जो शाहबानो केस था उसके हस्बैंड ने इनको मेंटेनेंस अलाउंस देने से मना कर दिया। तो इसके लिए ये आप क्या है ये सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो शाहबानो केस है इसमें जो ये महिला थी इसके फेवर में निर्णय दिया था। और इसमें जो आपका सेक्शन 125 है ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड का, तो इसके अंदर में ये प्रोविज़न है कि चाहे कोई भी महिला किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, तो उसको अपने बच्चों के अपने पेरेंट्स के लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है आपका मेंटेनेंस अलाउंस वो मतलब उसको देना पड़ेगा। जो हमारे सेक्शन 125 है ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड का, तो उसके अंदर में ये प्रोविज़न है। और शाहबानो केस के अंदर ही आपका जो 2017 है उसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि उन्होंने जो ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस थी इसको बैन कर दिया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया, असंवैधानिक इसको करार दिया गया। और अगर कोई भी बंदा ट्रिपल तलाक देता है देन ये आज के समय में क्रिमिनल ऑफेंस है। 2017 के बाद में आपका जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा ये निकल के आया था। अगर हम बात करते हैं सरला मुदगल यूनियन ऑफ इंडियन केस की, तो इसके अंदर में क्या हुआ था, इसके अंदर में ये पूछा गया था कि जो आपका एक हिंदू है, अगर कोई हिंदू है उसने अगर हम हिंदू पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो उसमें एक बंदे को सिर्फ एक ही मैरिज अलाउ है अगर जब तक उसकी जीवित पत्नी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की तो वहाँ पे जो पॉलीगैमी है वो भी कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा हुआ था कि जो हिंदू हस्बैंड है कोई जिसने हिंदू लॉ के हिसाब से एक मैरिज कर ली है और उसके बाद में वो कन्वर्ट हो गया है इस्लाम फेथ के अंदर में, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उस केस में वो दूसरी मैरिज अगर करता है तो उस केस में क्या होगा, वो कर सकता है नहीं कर सकता है। तो देन कोर्ट ने इसको सेक्शन 494 जो आईपीसी का है, इंडियन पेनल कोड का है, उसके अंदर में इसको इलीगल कर दिया कि अगर कोई बंदा हिंदू धर्म का है और उसने एक शादी की हुई है और उसके बाद में वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करता है, रिलीजन कन्वर्ट करने के बाद में वो दूसरी मैरिज करता है, देन वो जो दूसरी मैरिज है वो आपकी इलीगल हो जाएगी। मतलब वो धर्म चेंज करने के बाद भी आपकी जो दूसरी मैरिज है वो नहीं कर सकता है। तो ये आपका सरला मुदगल का केस था। अगर हम बात करते हैं जॉन वेला मेटम का केस का, इसके अंदर में क्या था कि ये आपका जो सेक्शन 118 था इससे रिलेटेड ये केस था। सेक्शन 118 क्या था, इसके अंदर में क्या था कि जो सक्सेशन एक्ट है इंडिया का, इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 118 है, 118 है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है इसको चैलेंज किया गया था। और जो ये था सेक्शन 118 सक्सेशन एक्ट का ये सिर्फ एप्लीकेबल था नॉन हिंदूज पर। इसमें क्या था कि अगर कोई भी मतलब नॉन हिंदू है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको वो दान वगैरह देना चाहता है तो उसमें कुछ लेकर प्रोविज़न थे।
तो इसमें इसको भी जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया और जो आपका सेक्शन 118 था इंडियन सक्सेशन एक्ट का इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। आई थिंक आपको तीनों केस क्लियर हो गए होंगे। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात करते हैं जो आपके जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो रिफॉर्म अभी तक किए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं तो देन है आपका हिंदू कोड बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर में जो डिवोर्स है उसको लीगलाइज किया गया है। जो आपकी जो पॉलीगैमी है यानी कि एक से अधिक विवाह उसको मना किया गया है। और जो डॉटर्स हैं जो महिलाएं हैं उनको भी जो माता पिता की संपत्ति है उसके अंदर में अधिकार दिया जाए ऐसा प्रोविज़न इसमें किया गया है। देन आपका सक्सेशन एक्ट 1956 की बात करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो सेम है कि जो डॉटर्स हैं जो हिंदू धर्म के अंदर में जो डॉटर्स हैं उनको जो उनकी जो पूर्वजों की संपत्ति है उसके अंदर में अधिकार उनका होना चाहिए। लेकिन जब 1956 की बात करें तो इसके अंदर में जो डॉटर्स हैं उनको इनहेरिटेंस राइट्स नहीं थे, लेकिन इस एक्ट को अमेंडमेंट किया गया 2005 के अंदर में और जो ये डिफरेंस था डॉटर और सन के बीच में इसको ख़त्म कर दिया गया। इसके अंदर में हिंदू मैरिज एक्ट आ जाता है, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट आ जाता है, आपका एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आ जाता है आपका, फिर आ जाता है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट आपका 1956 का है। इसके अंदर में आपकी इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर जो प्रोविजन है वो दिए गए हैं। तो जो हमारी कंट्री के अंदर में वेरियस सिविल लॉज हैं उनके अंदर में यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए कुछ ये प्रयास हैं, कुछ ये रिफॉर्म किए गए हैं, तो आप इनको कोट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम गोवा सिविल कोड की। अगर हम गोवा सिविल कोड की बात करते हैं तो गोवा इज़ द ओनली इंडियन स्टेट टू हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द फॉर्म ऑफ कोमल फैमिली लॉ। यानी कि जो गोवा है हमारी कंट्री के अंदर में एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके अंदर में जो सिविल कोड है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो है। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है गोवा के अंदर में जो पुर्तगीज सिविल कोड था उसको 19th सेंचुरी के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसको जो गोवा को आज़ाद करने के बाद में इसका लिबरेशन करने के बाद भी जो ये पुर्तगालियों का सिविल कोड था इसको समाप्त नहीं किया गया और ये अभी तक फोर्स के अंदर में है, अभी तक ये लागू वहाँ पे है। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा की बात तो इसके अंदर में अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर में महिला और पति महिला और उसका जो पति है वाइफ और हस्बैंड दोनों के सेम राइट होंगे और उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनके भी उसमें इक्वल राइट इक्वल डिवीजन उनकी प्रॉपर्टी और इनकम का वहाँ पे किया जाएगा। और इसमें मैटर नहीं करेगा कि वो जो चाइल्ड है वो मेल है और फीमेल है, यानी कि दोनों प्रकार के चाइल्ड को वहाँ पे सेम रूप से उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड की जाएगी। यहाँ पे कोई भी बर्थ होता है, कोई भी मैरिज होती है या कोई भी डेथ होती है तो वो कंपलसरी है कि इसको रजिस्टर कराना ही कराना है। इसी के साथ साथ में अगर कोई भी मुस्लिम्स हैं जिसने गोवा के अंदर में अपनी मैरिज रजिस्टर कराई है तो वहाँ पे वो पॉलीगैमी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है। और इसी के साथ साथ में अगर कोई ट्रिपल तलाक के थ्रू भी वहाँ पे वो डिवोर्स नहीं कर सकता है अगर किसी भी मुस्लिम ने गोवा के अंदर में जो अपनी मैरिज है उसको रजिस्टर कराया हुआ है। इसी के साथ साथ में अगर किसी भी स्पाउस का डिवोर्स हो जाता है तो उस केस में उसको वो इंटाइटल्ड होगा उसकी हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए कि उसको हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर आधी प्रॉपर्टी उसकी मिल जाएगी और अगर जो उनमें से एक मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइविंग मेंबर है तो वो उसका जो आपकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उसका वो उसके ओनरशिप राइट उसको मिल जाएंगे। और एक क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पूरी तरीके से डिसइनहेरिट नहीं कर सकते हैं, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते हैं। उनको अपनी मिनिमम आधी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के बीच में इक्वली रूप से डिवाइड करनी ही होगी। कम से कम आधी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के रूप में इक्वली डिवाइड उनको करनी होगी। वो उनको कंप्लीटली अपनी संपत्ति से डिसइनहेरिट यानी कि बेदखल नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका गोवा का सिविल कोड है। और जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो देन गोवा सिविल कोड का एग्जाम्पल डेफिनेटली वहाँ पे दिया जाता है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, चाहे हाई कोर्ट की बात करते हैं और चाहे आप जनरल कन्वर्सेशन की बात करते हैं तो देन एक प्रोग्रेसिव मेजर्स के रूप में इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब हम बात करते हैं कि आपके जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेके चैलेंजेस क्या हैं और इसके विरोध में क्या मतलब जो इसके खिलाफ हैं वो लोग क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इंडिया के अंदर में मतलब जो इंडिया का एक
मान्यता है कि जैसे मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था अनेकता में एकता, कि इंडिया के अंदर में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, उनके अपने अलग अलग पर्सनल लॉ हैं और वो उनके बीच में कोई भी छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। तो अगर उनके साथ में छेड़छाड़ की जाएगी तो देन कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर में एक जो यूनिटी है उसको खतरा इससे हो सकता है। तो वन नेशन वन लॉ के ये इस वजह से खिलाफ ये दिखाई देते हैं। एक यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो जनजातीय ग्रुप्स हैं, वो अपने जो रिलीजन्स हैं, अपने जो कस्टम्स हैं, उनके अंदर में बिल्कुल भी जो गवर्नमेंट है उनका इंटरफेरेंस नहीं पसंद करते हैं। एक ही चीज़ हो गई। देन ये क्या है कि आपका आर्टिकल 25 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आर्टिकल 25 की बात आती है, तो देन ये हमको प्रोवाइड करता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, कि हम किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 25 हमको ये फ्रीडम देता है। तो आर्टिकल 25 हमको ये फ्रीडम देता है। तो देन कहीं ना कहीं अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो देन कहीं ना कहीं ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 का होगा। और जो आपका आर्टिकल 25 आता है आपका पार्ट 3 के अंदर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि जो पार्ट 3 है ये किस में आएगा, ये आएगा आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर में। फंडामेंटल राइट्स आपके जो कोर्ट के अंदर में आपको चैलेंज किए जा सकते हैं, यानी कि अगर किसी इंसान के आर्टिकल 25 का वायलेशन होता है देन वो सीधा कोर्ट के अंदर में जा सकता है। एक ये यहाँ पे आर्गूमेंट आ जाता है। देन ये है कि हमारी पब्लिक के अंदर में एक अवेयरनेस की कहीं ना कहीं अभी भी कमी देखने को मिलती है। जो कहीं ना कहीं रिमोट लोकेशन में जो लोग रहते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है। और कई बार जो इन्फॉर्मेशन है वो तोड़ मरोड़ के पहुँचाई जाती है, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन का भी यहाँ पे एक दिक्कत देखने को मिलती है। इससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके हमारी कंट्री के अंदर में कम्युनल रिवोल्ट भी आपको, जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो भी आपको होते हुए दिखाई दे, तो उसका भी एक डर रहता है। एक ये है कि जो माइनॉरिटी हैं हमारी कंट्री के अंदर में, वो उनको ऐसा लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी कंट्री के अंदर में आएगा तो देन उन पे जो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी में लोग हैं, उनके व्यूज उन पे एक तरह से इम्पोज कर दिए जाएंगे, उन पे उनको थोप दिया जाएगा। तो जो माइनॉरिटी है उनको ऐसा लगता है कि उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार है, उसका यहाँ पे हनन होता हुआ दिखाई देगा। हमारे जो संविधान है उसके अंदर में भी हमारे जो वेरियस जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। जैसे हमारा आर्टिकल 14 है, ये आपका बोलता है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि हमारे कानून के समान समानता। आर्टिकल 14 हमारा बात करता है कानून के समान समानता। देन हमका बात करता है आपका आर्टिकल 25, ये बोलता है कि हर इंसान को किसी भी जो आपका रिलीजन है वो फॉलो कर सकता है, उसका राइट देता है। देन आपका आर्टिकल 370 का जो ए से आई है, ये आपको देता है कि जो वेरियस ट्राइबल है, जैसे असम वगैरह हो गया, तो इनके अंदर में जो ट्राइब्स रहते हैं उनको कुछ विशेष राइट इनके अंदर में दिए गए हैं। तो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे तो देन जो ये सब आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं वॉयलेट आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो इनके साथ में कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आ जाता है। एक यह है कि आपका जो पॉलिटिकल विल है इसकी भी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो आपका वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उसका मुद्दा निकल के आ जाता है। एक जो ये इशू है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी ऐसे सेंसिटिव इशू को छोड़ना जिससे कि उसको पॉलिटिकली कहीं ना कहीं बैकलैश देखने को मिले। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के अंदर में जो चैलेंजेस हैं उसके रूप में भी आप इनको देख सकते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। देन अगर हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, कि आगे की राह क्या हो सकती है, क्या क्या सजेशन हो सकते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है तो उनको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट को कहीं ना कहीं दरकिनार करना होगा, उनको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी नहीं देनी होगी, और पॉलिटिकल बेनिफिट से ऊपर उनको जो आपका कंट्री की जो यूनिटी है उनको प्रायोरिटी देते हुए एक कंसेंसस एक समझदारी दिखाते हुए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। एक यह है कि जो आपकी नेशनल यूनिटी है, जो राष्ट्रीय एकता है, उसको प्रायोरिटाइज करने की, उसको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। और इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि जो माइनॉरिटी है उनको लगता है कि जो उनके जो कुछ अधिकार है उनका यहाँ पे हनन हो जाएगा, लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। इस कंसेप्ट को छोड़ के हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि जो
कोई भी आदमी हो, ईच ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, यानी कि कोई भी आदमी हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो चाहे वो मेजोरिटी का, उसके जो मानव अधिकार है उसका उल्लंघन ना हो, एक डिग्निटी के साथ में वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो माइनॉरिटी और जो मेजोरिटी है उसको दरकिनार करते हुए, उसको इतनी इंपॉर्टेंट ना देते हुए हमको हर एक आदमी के बारे में सोचना है, और हमको जो अपनी राष्ट्रीय एकता है उसको कहीं ना कहीं प्राथमिकता देने की रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ साथ में जो गवर्नमेंट को मिलके जो सोसाइटी के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो सोशल रिफॉर्मर हैं, जो समाज सुधारक हैं, और कुछ जो रिलीजियस और जो माइनॉरिटी ग्रुप के जो लीडर्स हैं, उनके साथ में मिलके काम करने की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेकर जो पब्लिक के अंदर में एक ट्रस्ट वो डेवलप कर सकें, जिससे कि पब्लिक है इसकी नीड को समझे। और कुछ जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उनके अंदर में कुछ गुड प्रोविजंस हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं उनके भी कुछ गुड कस्टम्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, उनके भी कुछ अच्छी बातें हैं, तो उनको भी हमारे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब हम इम्प्लीमेंट करें तो उनको इसके अंदर में इंक्लूड कर लिया जाए। इसी के साथ साथ में हमको जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनके अंदर में अवेयरनेस फैलाने की रिक्वायरमेंट है कि इस जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके लागू होने से क्या क्या उनकी के जीवन में मतलब उनकी जीवन कैसे इम्प्रूव होगा, इसकी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी नीड क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया के थ्रू में एक अवेयरनेस हमारी कंट्री के लोगों के अंदर में फैला सकते हैं। तो देन सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो कीप सपोर्टिंग। और आपको लेक्चर कैसा लगा उसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या फिर आप जो डेली क्विज आती है उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @सक्सेसनेत्रा। इसी के साथ साथ में इस लेक्चर की पीडीएफ का ड्राइव का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत